स्वागत है आज के इस नए डीप डाइव में। आज का जो हमारा विषय है ना, वो बहुत ही बुनियादी है लेकिन बेहद दिलचस्प है। बिल्कुल। हम आज भारत में मानव बस्तियां या ह्यूमन सेटलमेंट्स पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे पास जो आज जियोग्राफिकल डेटा और जनसांख्यिकी के आंकड़े हैं, जो कि काफी विस्तृत हैं। हाँ, वो हमें बताएंगे कि इंसान आखिर अपना घर, अपना गांव और अपना शहर कैसे बसाता है। इस डीप डाइव का जो हमारा एक तरह से मिशन है, वो ये समझना है कि भूगोल, इतिहास और समाज ये सब मिलकर कैसे हमारे रहने की जगहों का नक्शा तय करते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला और सीधा सवाल तो यही है कि एक बस्ती आखिर होती क्या है? ये शुरुआत करने के लिए एकदम सही सवाल है। देखिए, अगर हम परिभाषाओं की गहराई में जाएं, तो बस्ती का मतलब केवल ईंट पत्थर या कंक्रीट के मकान खड़े कर देना नहीं है। ये असल में लोगों का एक समूह है और उससे भी बड़ी बात, अपने भरण पोषण के लिए या रिसोर्सेज के लिए एक पूरे क्षेत्र का आवंटन है। मतलब लोग सिर्फ किसी जमीन पर रहते नहीं हैं। बिल्कुल नहीं, वे उस पर्यावरण के साथ एक रिश्ता बनाते हैं। अब ये बस्तियां आकार में कुछ झोपड़ियों से लेकर एक विशाल महानगर तक हो सकती हैं। सही बात है। और जब हम इन बस्तियों को बांटकर देखते हैं ना, तो सबसे पहला और साफ अंतर गांव और शहर के बीच दिखाई देता है। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं, तो गांव वो जगह है जहां चीजें उगती हैं। हाँ, कृषि आधारित। एग्जैक्टली। वहां की अर्थव्यवस्था सीधे तौर पर जमीन से जुड़ी है। दूसरी तरफ शहर एक बहुत बड़े आर्थिक नोड की तरह काम करता है, जहां गांव से आई चीजें प्रोसेस होती हैं, फैक्ट्रियां चलती हैं। और सामाजिक तौर पर देखें तो गांव के रिश्ते बहुत घनिष्ठ होते हैं। और शहरों की जिंदगी थोड़ी ज्यादा तेज और औपचारिक होती है। एकदम सही सुनना है। लेकिन एक बात और है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। वो क्या? वो ये कि गांव और शहर कोई अलग थलग द्वीप नहीं है। इनके बीच लगातार एक लेन देन चलता रहता है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के नेटवर्क के जरिए। ये नेटवर्क वाकई बहुत जरूरी है। अब अगर हम अपना फोकस थोड़ा सिकोड़कर सिर्फ भारतीय गांवों पर लाएं, तो रिसर्च से एक बहुत ही साफ तस्वीर उभर कर आती है कि सारे गांव एक जैसे बिल्कुल नहीं होते। बिल्कुल। अक्सर दिमाग में ये छवि होती है कि गांव का मतलब बस कुछ घर हैं और आसपास खेत हैं, लेकिन भारत में मुख्य रूप से 4 तरह की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन गांवों का आकार सिर्फ जमीन या जलवायु से तय नहीं होता। तो और क्या कारण है? सुरक्षा, पानी और यहाँ तक कि हमारी जाति व्यवस्था जैसे सामाजिक कारक भी गांव का नक्शा बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। आंकड़ों के आधार पर हम इन्हें 4 हिस्सों में बांट सकते हैं: गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्ली और परिक्षिप्त बस्तियां। तो चलिए सबसे पहले गुच्छित बस्तियों यानी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स को देखते हैं। ये वो गांव है जहां घर एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए होते हैं और खेतों से एकदम अलग होते हैं, आयताकार या एक सीधी लाइन में। और इसके पीछे का क्यों समझना बहुत मजेदार है। आमतौर पर ऐसे गांव उपजाऊ जलोढ़ मैदानों में मिलते हैं। जमीन कीमती है तो लोग कम जगह घेरते हैं, लेकिन सिर्फ खेती ही वजह नहीं है। सुरक्षा भी एक फैक्टर है ना? एग्जैक्टली। अगर मध्य भारत के बुंदेलखंड या फिर नागालैंड की बात करें, तो वहां ऐतिहासिक रूप से सुरक्षा कारणों से लोगों ने एक दूसरे के बिल्कुल करीब घर बनाए। रुकिए, तो आप कह रहे हैं कि बुंदेलखंड में भूगोल से ज्यादा सुरक्षा की चिंता ने गांव का नक्शा तय कर दिया? बिल्कुल, खतरे ने उन्हें एकजुट रखा। और अगर राजस्थान की तरफ जाएं, तो वहां सुरक्षा नहीं बल्कि पानी की कमी मुख्य वजह थी। जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए लोग पास पास बसे। पानी और सुरक्षा ने मिलकर इंसान को बसाया। ये वाकई अद्भुत है। अब दूसरी कैटेगरी पर आते हैं, अर्धगुच्छित या सेमी क्लस्टर्ड बस्तियां। यहाँ कहानी थोड़ी बदल जाती है। हाँ, ये अक्सर सामाजिक अलगाव का सीधा नतीजा होता है। मतलब समाज की जो ऊंच नीच है, उसका असर जमीन पर दिखने लगता है। बिल्कुल सही। जो जमींदार या प्रमुख समुदाय होता है, वो गांव के बिल्कुल बीचों बीच काबिज हो जाता है। वहीं निचले तबके के लोगों को गांव के बाहरी हिस्सों में बसने पर मजबूर किया जाता है। गुजरात के मैदानों और राजस्थान में ये पैटर्न बहुत साफ दिखता है। यानी गांव का नक्शा देखकर आप सामाजिक संरचना पढ़ सकते हैं। इसके बाद तीसरी श्रेणी है पल्ली बस्तियां या हैमलेटेड। इसे मैं एक मजेदार एनालॉजी से देखती हूँ। ये एक ही गांव होता है, लेकिन भौतिक रूप से कई टुकड़ों में बटा होता है। और इसके कई दिलचस्प स्थानीय नाम हैं। हाँ, जैसे पान्ना, पाड़ा, पाली, नगला, ढाणी। एकदम सही। ये भी सामाजिक कारणों से होता है। मध्य और निम्न गंगा के मैदानों में, छत्तीसगढ़ में और हिमालय की निचली घाटियों में
ऐसे बिखरे हुए गांव बहुत आम हैं। और आखिरी में आती हैं परिक्षिप्त या एकाकी बस्तियां, यानी कि डिस्पर्स सेटलमेंट्स। सुदूर जंगलों में या पहाड़ी ढलान पर एक दो झोपड़ियां, मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल और केरल में। यहाँ जो सबसे मुख्य बात है वो है जमीन का अत्यधिक विखंडित होना। प्रकृति ऊबड़ खाबड़ है तो लोगों को अपने छोटे खेतों के पास ही दूर दूर अपनी एकाकी झोंपड़ियां बनानी पड़ती हैं। तो ये तो हुआ हमारे भारतीय गांवों का ब्लूप्रिंट। अब गांवों की पगडंडियों से निकलकर चौड़ी सड़कों की तरफ चलते हैं। यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। बिल्कुल। भारत के शहर किसी समय के कैप्सूल की तरह है। 3 युगों में बटे हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। अगर हम प्राचीन नगरों की बात करें जिनका इतिहास 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है, तो वे मुख्य रूप से धार्मिक या सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए। जैसे वाराणसी। हाँ, वाराणसी, प्रयाग जिसे इलाहाबाद भी कहते हैं, पाटलिपुत्र यानी पटना, और दक्षिण में मदुरै। और फिर आता है मध्यकाल। लगभग 100 शहर ऐसे हैं जो रियासतों के मुख्यालय या किले वाले नगर थे। कई तो पुराने खंडहरों पर बने, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर। हाँ, लखनऊ, आगरा, नागपुर। बिल्कुल। और इसके बाद आधुनिक नगरों की एंट्री होती है, जहां से अंग्रेजों और यूरोपियों ने नक्शा बदल दिया। उन्होंने तटीय इलाकों में व्यापारिक पत्तन या पोर्ट बनाए ना, जैसे सूरत, दमन, गोवा, पौंडीचेरी। हाँ, और फिर 3 मुख्य नोड्स पर पकड़ मजबूत की, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता। गर्मियों से बचने के लिए हिल स्टेशन भी बनाए। और 1850 के बाद औद्योगिक शहर बसने लगी, जैसे जमशेदपुर। और आजादी के बाद तो प्रशासनिक केंद्र बने, जैसे चंडीगढ़, गांधीनगर। औद्योगिक केंद्र पनपे, जैसे भिलाई, बोकारो। और पुराने महानगरों के चारों ओर सैटेलाइट शहर भी विकसित हुए, गाजियाबाद, रोहतक, गुरुग्राम। जी। तो इतने सारे शहर हैं, तो इन सब का क्या मतलब है? तकनीकी तौर पर शहर आखिर है क्या? 1991 की जनगणना ने इसके लिए कुछ सख्त नियम तय किए थे। पहली शर्त, नगरपालिका, निगम या छावनी बोर्ड होना चाहिए। ठीक है। और आबादी? कम से कम 5000 की आबादी। सिर्फ 5000? आजकल तो गांवों की आबादी इससे ज्यादा होती है। यहीं पर तीसरी शर्त आती है, 75% पुरुष श्रमिक गैर कृषि कार्यों में लगे होने चाहिए। 1 मिनट, सिर्फ पुरुष श्रमिक? हाँ, दरअसल ये 1991 की परिभाषा है और उस दौर के वर्कफोर्स डेटा को दर्शाती है। और चौथी शर्त है, जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। ये काफी कुछ स्पष्ट कर देता है। और 2011 के आंकड़ों के मुताबिक हमारा नगरीकरण स्तर 31.16% था। डेटा बताता है कि 20वीं सदी में भारत की शहरी आबादी 11 गुना बढ़ गई। हालांकि पिछले 2 दशकों में ये रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है। और एक बात, शहरों की पहचान उनके मुख्य काम यानी प्रकार्य से होती है। इसे प्रकार्यात्मक वर्गीकरण कहते हैं। जैसे प्रशासनिक शहर, चंडीगढ़, नई दिल्ली, भोपाल। औद्योगिक शहर, मुंबई, कोयम्बटूर, भिलाई। और परिवहन के लिए कांडला, कोची, मुगलसराय। वाणिज्यिक नगरों में कलकत्ता, सहारनपुर। और खनन नगरों में रानीगंज, झरिया, डिगबोई। कुछ शहर छावनी के रूप में विकसित हुए, अंबाला, जालंधर, महू। धार्मिक शहर हैं वाराणसी, मथुरा, तिरुपति। और रुड़की, अलीगढ़ जैसे शैक्षिक शहर, नैनीताल और शिमला जैसे पर्यटन नगर। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, शहर स्थिर नहीं है। जैसे जैसे वे महानगर बनते हैं, वे बहुप्रकार्यात्मक या मल्टीफंक्शनल हो जाते हैं। हाँ, उद्योग, व्यापार, प्रशासन सब आपस में गुम्फित हो जाते हैं। उन्हें किसी एक वर्ग में रखना मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए अब स्मार्ट सिटी मिशन आया है। बिल्कुल, आधारभूत सुविधाओं और स्मार्ट समाधानों के साथ सस्टेनेबल विकास करने के लिए। ये नए शहर दूसरों के लिए लाइट हाउस का काम करेंगे। तो आज की इस पूरी चर्चा को समेटे तो एक बात साफ है जी, एक बस्ती केवल ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं है। ये भौतिक पर्यावरण, सामाजिक संरचना और इतिहास का जीता जागता स्वरूप है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। वो क्या? हमने देखा कि 1991 की जनगणना ने शहरी क्षेत्र को परिभाषित किया, लेकिन भविष्य के ये जो स्मार्ट सिटीज बन रहे हैं, जहां सब कुछ तकनीक और इंटरनेट से जुड़ा होगा, क्या वे हमारी पारंपरिक 1991 की परिभाषा को पूरी तरह से अप्रासंगिक नहीं कर देंगे? ये वाकई एक बहुत गहरा विचार है। जब वर्क फ्रॉम होम करने वाला इंसान किसी सुदूर परिक्षिप्त बस्ती में बैठकर किसी ग्लोबल मेट्रोपोलिस की अर्थव्यवस्था चला सकता है, तो भविष्य में शहर की भौगोलिक सीमाएं क्या रह जाएंगी? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस विषय को और खंगालते रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।